हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद पूनम पे सभी मेरे प्यारे बच्चों का स्वागत है। देखो बच्चों, हमने बहुत एक इम्पॉर्टेंट सीरीज चला रखी है जिसमें हमने 30 दिन में 30 टॉपिक करने का ठाना है और हम अपना ठाना है तो करके भी रहेंगे। हम 30 दिन में अपनी कंप्लीट साइकोलॉजी कर लेंगे। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं और इस टाइप से ही अगर हम पढ़ते रहे तो हम पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बस मैं डेली क्लास लेती रहूं, उसको आप डेली देखते रहना, ठीक है। तो हमने देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक टॉपिक हमने मतलब एक क्लास हमने ले ली थी, ठीक है। और इसी टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस उस दिन हो नहीं पाए थे क्योंकि क्लास लंबी हो गई थी। आज वही आगे के क्वेश्चन कराऊंगी, फिर हमारा आज जो है उसमें कंप्लीट हो जाएगी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जितने घुमा फिरा के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, चाहे इजी आए चाहे थोड़ा सा टफ आए, आप जैसा भी आएगा क्वेश्चन में डरोगे नहीं और इजीली उसको सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आज है हमारा डे सेकंड। ऐसे ही हम 30 दिन में 30 ही दिन बचे हैं हमारे पास और 30 दिन में साइकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी हमारी आराम से, ठीक है। चलो देखो, अब आते हैं हम आगे के क्वेश्चन पे। ये आज जो हमारा है ना आज की क्लास, उसके बाद हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से हमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसी से सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं सारे आज कंप्लीट हो जाएंगे। और हाँ, मैंने कुछ हरियाणा जीके की क्लास ले रखी है बच्चों। मैंने कल शाम को भी एक क्लास ली थी, उस क्लास को जरूर देख लेना। वो चाहे सीईटी का एग्जाम बच्चे देते हो चाहे एचटेट का एग्जाम देते हो, दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। और एक बच्चे की डिमांड आई थी सूरजकुंड हस्तशिल्प जो हमारा मेला है फरीदाबाद वाला, उस पे मैम एक क्लास बनाओ। बिल्कुल सही कहा बच्ची ने, बिल्कुल बनाएंगे उस पे। रीजन ये है कि एचटेट के एग्जाम में हो चाहे सीईटी में, हमेशा सूरजकुंड से क्वेश्चन पूछा जाता है। 2024 में थीम क्या थी, कौन सा सहभागी देश था, कौन सा सहभागी राज्य था, और 2025 में क्या रहेगा, दोनों जो 2024 और 25 को उठा के, और पहले स्टार्टिंग कब हुई हस्तशिल्प की, कौन शुरू में सहभागी देश बना, राज्य बना, सारी एक मैं छोटी सी वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए, उसको भी जरूर देख के जाना है क्योंकि आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कौन सा भी हो, चाहे सीईटी हो चाहे एचटेट हो। एचटेट में तो हमेशा ही पूछते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे हमारा। विकास की दृष्टि से जीवन का आधारिक समय क्या है? हमने पढ़ा था एक होता है ग्रोथ, एक होता है डेवलपमेंट। इससे रिलेटेड जितनी बातें थी वो मैं आपको बता चुकी हूं, क्या ग्रोथ होती है और क्या डेवलपमेंट होती है, पढ़ चुके हैं ना हम ये बातें। तो देखो, विकास की दृष्टि से जीवन का आधारिक समय क्या है, मतलब बच्चे का जो आधार, मतलब जो डेवलपमेंट है ना, जहां से शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है कि हमारी बॉडी में फिजिकल तो हो ही हो रहा है, क्योंकि इसमें भी फिजिकल होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। फिजिकल तो हर जगह होता है, लेकिन क्या है उसके साथ साथ विकास भी होता रहता है। जब एक बच्चा पैदा होता है उसकी फिजिकल ग्रोथ होती है, लेकिन जो ये विकास है ये लाइफ टाइम चलती रहती है। जब बच्चा माँ की गर्भ में बनता है उससे लेके मृत्यु पर्यंत तक विकास लाइफ टाइम चलता रहता है। इसका मतलब ये कंफर्म है कि विकास, जब शारीरिक वृद्धि ग्रोथ हो रही होगी तब भी विकास हो रहा होगा, जब शारीरिक ग्रोथ हमारी रुक जाएगी तब भी विकास हो रहा होगा। मतलब लाइफ टाइम विकास होता रहता है, कभी मेंटल, कभी सोशल, कभी इमोशनल, इस टाइप से हमारी डेवलपमेंट चलती रहती है लाइफ टाइम। तो यही पूछा गया है, विकास की दृष्टि से जीवन का आधारिक समय क्या है। सभी को पता है आधारिक समय है ना वो हमारा शैशवावस्था होता है, क्योंकि जब बच्चे की ग्रोथ होती है उसके साथ साथ बच्चे का विकास भी होना शुरू हो जाता है। हम कहते हैं कि 4 वर्ष का जब बच्चा होता है उसका बहुत सारा बुद्धि का विकास हो चुका होता है, उसका मानसिक विकास है ना बहुत सारा हो जाता है। बस डिफरेंस ये होता है बड़े में और छोटे में, बड़े के पास एक्सपीरियंस कम होते हैं और बड़े के पास एक्सपीरियंस ज्यादा होते हैं और छोटे के पास कम होते हैं, बस डिफरेंस ये होता है। अदरवाइज जो मेंटल लेवल है ना वो बहुत ज्यादा जो बड़ा हो गया उसी के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो मानसिक विकास हो जाता है 4 वर्ष, इसीलिए कहा गया है विकास की दृष्टि से जीवन का आधारिक समय है ना वो बच्चों शैशवावस्था से ही शुरू हो जाता है। क्या बाल्यावस्था, क्या शैशवावस्था में विकास नहीं होता? बच्चे का होता है। बच्चे ने मम्मी सीखा, पापा सीखा, बोलना सीखा, अड़ोसी पड़ोसी को सीखा, अपने टॉयज को जानना सीखा, तो क्या शैशवावस्था में नहीं हुआ? वो विकास हुआ है, वहीं से शुरू हो गया। इसीलिए हमने इसको टिक किया, क्योंकि बाल्यावस्था में शुरू थोड़े होता, बच्चा
ऐसा थोड़ी है कि 4 साल के बाद कुछ इस चीज को सीखता नहीं, 4 साल तक तो बच्चा बहुत सारी चीजें सीख जाता है। 3 साल तक का बच्चा 1000 शब्द सीख चुका होता है। तो क्या हम ये नहीं कहेंगे मेंटल विकास नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। और विकास की दृष्टि से जीवन का आधारिक समय शैशवावस्था ही है बच्चों। और देखो एक बार फिर से लिख लो, ये ग्रोथ डेवलपमेंट के बारे में तो मैंने बहुत सारी बातें बताई थी पिछली क्लास में। आज ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मैं जितना इंपॉर्टेंट रहेगा मुझे लगता है, जैसा मैं पेपर का एनालाइज कर पाती हूं उसके हिसाब से 30 दिन में आपकी पूरी साइकोलॉजी बहुत अच्छे से हो जाएगी। जिसने थ्योरीज पढ़नी है वो तो पीछे पढ़ना, जैसे कॉलबर्ग की, वाइगोत्स्की है, लर्निंग की है, इंटेलिजेंस है, जितने टॉपिक्स है ना, टॉपिक्स तो पीछे क्लास ले रखी उनसे करना और फिर इन क्वेश्चंस को करना, क्योंकि बिना टॉपिक किए हुए क्वेश्चंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि साथ के साथ आपको एक्स्ट्रा बातें हैं वो बता के चलूं, जिस भी बच्चे ने पीछे क्लास नहीं देखी है सिलेबस, तो उनको भी समझ आए। ठीक है, इस हिसाब से कर रहे हैं हम। मैंने पिछली क्लास में आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बहुत कुछ बताया भी था, याद हो आपको जिसने पिछली क्लास ली थी। ये लिखा हुआ है ना मैंने, 30 डेज हार्ड चैलेंज, ऐसे ही नहीं लिखा, इसका कुछ मतलब है, हमारे पास है ये चैलेंज और जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं मैं सारे करा के भेजूंगी आपको पेपर में। ठीक है, तो देखो शैशवावस्था की हमने एज पढ़ी थी बच्चों। वैसे माना जाता है बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग एज दी हुई है, लेकिन देखो हर किसी साइकोलॉजिस्ट की हम पेपर में नहीं दे सकते, हमें वहां एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, हमें सिर्फ टिक करना है। तो आप वहां पे कोई सफाई नहीं दे सकते, आपको एक्यूरेट, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा, मैंने बहुत बुक्स पढ़ी है, मैंने देखा भी है, लेकिन हमें वो पढ़ना है जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछी जाती है। देखो शैशवावस्था की बच्चों 0 से 2 वर्ष होती है, लेकिन ये कहां मानी जाती है? ये मानी जाती है चाहे सीटेट हो गया, जैसे आरटेट हो गया, इन सब में मानते हैं, लेकिन जो हरियाणा है ना वो मानता है 0 से 4 वर्ष तक शैशवावस्था होती है। 0 से 4 वर्ष तक क्या होती है बच्चों? शैशवावस्था होती है। ठीक है, बाल्यावस्था को माना गया है, अगर 0 से 4 मतलब 4 से आगे की ना पूछे तो कहेंगे हम 2 से 12 वर्ष या 4 से 12 वर्ष। ठीक है, जो भी हो, वैसे प्रियोरिटी हमें इसको ही देनी है, 2 से 12 वर्ष को। एचटेट में भी यही देनी है, 2 से 12 वर्ष तक। तो देखो 2 से 12 वर्ष तक है तो इसमें होता है एक पूर्व बाल्यावस्था और एक होती है उत्तर बाल्यावस्था। ये आपको दोनों बातें याद रखनी है, पूर्व और उत्तर, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आता है। देखो इसकी तो एज होती है मेरे प्यारे बच्चों 2 से 6 वर्ष और इसकी होती है 6 से 12 वर्ष। ठीक है, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। शैशवावस्था में क्या होता है? 0 से 2 वर्ष सीटेट आरटेट में पूछी जाती है, लेकिन हमारा हरियाणा 0 से 4 वर्ष मानता है। फिर आती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को हम मानते हैं 2 से 12 वर्ष। अगर 2 नहीं रेखा दे रखा, 3 से 12 है तो भी आप उसको टिक करोगे, अगर ऑप्शन में 4 से 12 है तो भी आप टिक करोगे। जैसा आसपास का जो ऑप्शन होगा आपको टिक करना है वो। कई बार पेपर में क्या होता है बच्चों, बिल्कुल एक्यूरेट ईयर्स नहीं दिए जाते, तो आपको आसपास वाली डेट देखनी, आसपास वाला ईयर देखना होता है, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना होता है। कहीं आके कहो मैम इसमें तो 4 से 12 या 2 से 12 वर्ष लिखा हुआ नहीं था, अगर लिख दिया 3 से 12 वर्ष तो आप उसी को कंसीडर करके उसी को टिक करोगे, क्योंकि ना 2 दे रखा ना 4 दे रखा, तो आप क्या टिक करोगे? सोचो क्या। और कोई क्वेश्चन दे दिए 11 से 18 दे दिए कोई, या फिर 0 से 1 साल दे दिया, मतलब आसपास के ऑप्शंस ना दिए, तो ये जो बिल्कुल पास में लगता है ना, जो आपको लगता है कि ये ठीक हो सकता है, आप उसी के साथ जाओगे। एक्यूरेट कई बार नहीं देते, उसके आसपास वाला सन ईयर्स दे देते हैं, तो आपको वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो 0 से 4 वर्ष हो गया। बाल्यावस्था होती है बच्चों 2 से 12 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। ये बाल्यावस्था की 2 स्टेजेस हैं, क्या है? प्री चाइल्डहुड और पोस्ट चाइल्डहुड। ठीक है, ये हो गई शैशवावस्था, ये होगी बाल्यावस्था। अब आती है किशोरावस्था। किशोरावस्था होती है 12 to 18 आ जाए, अगर पेपर में 13 to 19 आ जाए, 14 to 19 आ जाए, ये सारी क्या है? ये सारी हैं बच्चों किशोरावस्था की एज, एडोलसेंस की एज। ठीक है, ये आप याद रखोगे।
12 to 18, 30 to 19 या 14 to 9, वैसे एक्यूरेट ये होता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आपको ये भी टिक करना पड़ सकता है। 13 नहीं लिखा हुआ तो 14 भी टिक करना पड़ सकता है। हमारे पीछे क्वेश्चन भी आया था, उसमें 14 to 19 लिख रखा था। जब ये ऑप्शन में नहीं होंगे तो आप क्या करोगे, फिर आपको इसके साथ जाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर है ए, बी, 16 का आंसर बी। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 17, वृद्धि की सीमा तय होती है, मतलब वृद्धि की सीमा तय होती है, मतलब वृद्धि किस चीज से होती है। क्वेश्चन ये है, ये थोड़ा सा ना देखो, जैसे मैंने डायरेक्ट अभी बताया है आपको, लेकिन क्वेश्चन क्या लिखा है, वृद्धि की सीमा तय होती है। आपके पेपर में इस टाइप के ही वर्ड्स लिखे मिलेंगे, इसीलिए मैं इस टाइप के वर्ड्स ही लिख रही हूं ताकि आप पेपर में जाओ तो उलझो नहीं, क्योंकि मैं तो आपको अपनी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में, भाषा में समझा रही हूं ताकि हम अपनी लोकल लैंग्वेज में समझ के उस कंसेप्ट को क्लियर कर सके। लेकिन पेपर में तो ऐसी ही आएगी ना, ऐसे तो नहीं आएगा ना वृद्धि की क्या एज है, ये इस टाइप का तो क्वेश्चन नहीं आएगा। वो थोड़ा सा ये जो स्टेटमेंट देते हैं ना, ये क्वेश्चंस देते हैं, इसी में ही उलझाने की कोशिश करते हैं बच्चों को ताकि वो वहीं पे उलझ जाए। इसीलिए मैं इस टाइप के लिख रही हूँ, और मैंने क्वेश्चन इजी भी लिए हैं और टफ भी लिए हैं, क्योंकि अगर पेपर टफ आ गया तो आप टेंशन नहीं लोगे, आप फटाफट पढ़ के एक्यूरेट आंसर पे जा पाओगे। और अगर मैंने अब इजी पढ़ाती रही तो पेपर में फंस जाओगे, इसीलिए मैंने जो पेपर में आता है उस टाइप के क्वेश्चंस उठा रखे हैं। ठीक है, कल हम एक नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, ऐसा ही हमारा 30 डे हार्ड चैलेंज हम पूरा पेपर में करके जाएंगे। देखो, वृद्धि की सीमा तय होती है प्राणी के आंतरिक कारकों से, पोषण एवं अभ्यास से, उपरोक्त दोनों से, इनमें से कोई नहीं। बताओ आप, वृद्धि की सीमा किससे तय होती है? देखो बच्चों, ग्रोथ है ना एक बच्चे की, मान लो एक तो बहुत अच्छी फैमिली में खाते पीते घर से, मतलब खानदान से पैदा हो गया, एक हो गया भाई भिखारी टाइप के बच्चा पैदा हो गया। दोनों में डिफरेंस होता है कि नहीं, आप बताओ। हम कह देते हैं डिफरेंस नहीं होता, नहीं होता, हर चीज में डिफरेंस होता है। आप वो जो भीख मांगता है, प्रॉपर खाना नहीं खिला पाया मान लो, तो क्या उस बच्चे की ग्रोथ हो पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगी, वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। और जिसको बहुत अच्छी फैमिली में जो बच्चा पैदा हुआ है, उसको पेरेंट्स भी ध्यान देते हैं, दादा दादी पूरी फैमिली ध्यान देती है, हर टाइप का खाना खिलाते हैं जिससे बच्चे की अच्छी ग्रोथ हो, तो उसकी ग्रोथ में और जो एक भिखारी है उसके बच्चे की ग्रोथ में क्या डिफरेंस नहीं है? होता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा तो उसकी डाइट पे ध्यान रखना पड़ता है। वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा डाइट मैटर करती है। और जो पेरेंट्स एक्सरसाइज कराते हैं कि अच्छी खासी हाइट बन जाएगी, अच्छी खासी बॉडी बन जाएगी, पेरेंट्स क्या कहते हैं, भाई थोड़ी देर दौड़ा कर, थोड़ी देर एक्सरसाइज किया कर। वो किस लिए कहते हैं? वो आपकी इसीलिए कहते हैं कि जो फिजिकल ग्रोथ है ना आपकी, वो अच्छी हो जाए। तो इसीलिए कहा जाता है कि वृद्धि के लिए आपका खान पान भी जरूरी है और एक्सरसाइज भी जरूरी है, दोनों चीजें जरूरी होती हैं। इसका आंसर तो है ये, मतलब पोषण भी, मतलब खाना पीना भी मैटर करेगा और एक्सरसाइज भी मैटर करेंगी, तभी बहुत जाके वृद्धि अच्छी हो सकती है। हो गई ये बात। लेकिन ये क्यों नहीं हो सकता, आप समझो। प्राणी के आंतरिक कारकों से, एक बात बताओ, हम मानते हैं कि प्राणी के आंतरिक कारक, इंटरनल फैक्टर्स मैटर करते हैं। वो कैसे मैटर करेंगे? जब किसी की ग्रोथ होनी है। मान लिया अभी मैंने आपके आगे भिखारी का एग्जांपल लिया, जो भिखारी का बच्चा है उसको आप अच्छा दोगे नहीं तो क्या इंटरनल फैक्टर ऐसे हैं कि उसकी अच्छी खासी हेल्थ वेल्थ बना देंगे, बॉडी बना देंगे? नहीं हो सकता ना ऐसा। अगर बच्चे ने खाना नहीं खाया तो 100% कुपोषण का शिकार होगा, मानते हो ना? तो इंटरनल फैक्टर्स हमारी बॉडी के, वो कहां तक काम आए? कहीं नहीं आए। वृद्धि के लिए हमेशा खान पान, एक्सरसाइज, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। अगर आपने नहीं खिलाया अच्छा बच्चे को तो उसके आंतरिक कारक कहीं कुछ काम नहीं करेंगे। वो जब अच्छा खिला रहे हो ना, तब आपके मेंटल लेवल के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन आपने पूछ क्या रहे हो? वृद्धि के लिए पूछ रहे हो। वृद्धि के लिए तो आपको खाना पीना, एक्सरसाइज, सारी चीजें मैटर करेंगी। इसलिए ये वाला आंसर नहीं था, उपरोक्त दोनों में से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि खाली बी आंसर है। इसीलिए ये आंसर है बच्चों 17 का बी आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ डेफिनेशंस भी आएंगे आपके एग्जाम में, जो मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशंस है, वो मैंने क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए आपके एग्जाम में, वो मैंने उठा रखे हैं। देखो डेफिनेशन बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हुए और हजारों डेफिनेशंस दे दी हैं। आप सारी डेफिनेशंस नहीं करके जा सकते, आप कुछ लिमिटेड डेफिनेशंस करके जा सकते हो। जो इंपॉर्टेंट है वही इंपॉर्टेंट मैं आपको कराऊंगी, और सारी
डेफिनेशंस में नहीं कराऊंगी, ठीक है। देखो, विकास एक लगातार और धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल विकास कंटिन्यू चलता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है, विकास मूर्त से अमूर्त की तरफ चलता है। ये सारी चीजें क्या है, विकास की विशेषताएं हैं, मतलब डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये पूछा क्या गया है, विकास एक लगातार धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। ये कही किसने, ये शब्द किसके हैं, पूछा ये गया, क्या ये स्कीनर के हैं, क्या ये हरलोक के हैं, क्या क्रोएमक्रो के हैं, या क्या गोसेल के हैं, या गेसेल के हैं, बताओ आप। देखो, विकास एक लगातार धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, ये मेरे प्यारे बच्चों कहा था स्कीनर ने। किसने कहा था, स्कीनर ने। आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है क्योंकि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। विकास एक लगातार होने वाली प्रोसेस है और धीरे धीरे होने वाली प्रोसेस है, ये डेफिनेशन है बच्चों स्कीनर की, ठीक है। किसकी है, स्कीनर की। ये आप याद रखोगे। 18th क्वेश्चन का ए आंसर था। 19 देखो, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो संबंध उद्दीपन का किससे है, बताओ। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से और मेरे को आंसर बताओ। देखो, आपको एक तो ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक पढ़ के जाना है बहुत अच्छे से। जिस भी बच्चे को साइकोलॉजी की किसी भी थ्योरी में है प्रॉब्लम है, सारी क्लास देखना। अब हम हमारी चल रहे हैं क्वेश्चन इस हिसाब से ले रखे हैं, इस हिसाब से ले रखे हैं, जो मतलब उलझा के ले रखे हैं ताकि आपके पेपर में आए तो आप उलझो नहीं, उलझाने वाले ही पेपर में ले रखे हैं मैंने। उसी हिसाब की स्टेटमेंट दे रखी है, आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तब समझ आएगा। जैसे मैंने स्टेटमेंट दी है ना, आपको पढ़ने में समझने में 20 मिनट 25 सेकंड, जो सेकंड 20 सेकंड 25 सेकंड जो लग रही है ना, आपके पेपर में ऐसे ही आपको लगने वाली है बच्चों। जो पेपर होता है ना 150 मिनट और 150 क्वेश्चन एचटेट का, बहुत सारे बच्चे साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चंस में 50 मिनट खो जाते हैं। तो आप जो बार बार ये थोड़ी सी टफेस्ट लैंग्वेज पढ़ने की आदत हो गई ना, तो पेपर में आपके प्रॉब्लम नहीं आएगी, ताकि आप पेपर को थोड़ा सा स्पीड से और एक्यूरेसी से पढ़ सको। देखो, विकास का वही संबंध मैच्योरिटी से है, बिल्कुल है। आप जैसे जैसे मैच्योर होते, मतलब डेवलपमेंट होता चलता है, आप मैच्योर होते चलते हो। जो संबंध उद्दीपन का, उद्दीपन है स्टिमुलस का, किससे है, परिपक्वता से है। उद्दीपन के लिए भी क्या है, परिपक्वता का होना जरूरी है, मतलब मैच्योरिटी का होना जरूरी है। स्टिमुलस का मैच्योरिटी से संबंध है। कैसे है, आपको कोई चीज दिख रही है, मान लो आपको स्टेट का एग्जाम दिख रहा है, समझो मेरी बात को, आपको स्टेट का एग्जाम दिख रहा है और उसके लिए जो आप पढ़ रहे हो, जितना आपका मैच्योरिटी लेवल अच्छा है, आप स्टेट को एग्जाम को क्लियर कर पाओगे या नहीं, बिल्कुल कर पाओगे। जिन लोगों का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल, मैच्योरिटी लेवल कम होगा, वो बच्चा उतना ही स्टेट देर से क्लियर कर पाएगा। तो क्या मैच्योरिटी से संबंध नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। स्टिमुलस आपका उद्दीपन किस चीज का काम कर रहा है, आपका स्टेट का एग्जाम। आपकी मैच्योरिटी क्या मैटर नहीं करती, करती है, बिल्कुल करती है। तो इसका संबंध उद्दीपन का किससे है, परिपक्वता से है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रित परिस्थितियों में अध्ययन कहा जाता है। नियंत्रित परिस्थिति मतलब कंट्रोल्ड सिचुएशन है, उनको आप क्या कहोगे, कंट्रोल्ड सिचुएशंस हैं। आप उसको मापन कहोगे, परीक्षण कहोगे, परीक्षण कहोगे या प्रयोग कहोगे, बताओ आप। देखो, कंट्रोल्ड सिचुएशन, जैसे कि हमने लर्निंग की थ्योरी में थॉर्नडाइक का एक टॉपिक पढ़ा था, ट्रायल एंड एरर थ्योरी पढ़ी थी हमने, उसकी कंट्रोल्ड सिचुएशन थी। वहां पे थॉर्नडाइक ने क्या किया था, थॉर्नडाइक भाई साहब ने एक पिंजरे में एक बिल्ली को बंद कर दिया था और सामने क्या रख दिया था, उसके खाना रख दिया था। और खाना रख के वहां पे अंदर की साइड क्या था, एक मतलब कुछ कुंडी लगा लो, कुछ भी लगा लो, छोटा सा नोक लगा दिया था। उससे बिल्ली का पंजा जब लग रहा था तो वो खोल के बाहर खाना खाने आ रही थी। तो वो कंट्रोल्ड सिचुएशन थी कि नहीं, कंट्रोल्ड थी, क्योंकि बिल्ली को एक कंट्रोल्ड एरिया में बंद कर रखा था और उस पर थॉर्नडाइक क्या कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे। यही बात पूछी गई है, इनडायरेक्ट घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। नियंत्रित परिस्थितियों में अध्ययन को क्या कहोगे, नियंत्रित परिस्थिति में अध्ययन को बच्चों प्रयोग कहोगे। आप कंट्रोल्ड सिचुएशन में क्या, जो बिल्ली खाना खा रही थी उसको आप माप रहे थे कि कितना खाया, नहीं, आप माप नहीं रहे थे। आप प्रेक्षण तो कर ही नहीं थे, आप उसका टेस्ट कर रहे थे, नहीं, आप उसका कोई टेस्ट नहीं कर रहे थे। आप कंट्रोल्ड सिचुएशन जब भी लेके आते हो किसी चीज की, आप क्या करते हो, आप प्रयोग करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, जिससे आपके पास कंट्रोल्ड सिचुएशंस हैं, कंट्रोल्ड परिस्थितियां हैं, क्योंकि अब आपको 30 दिन है और 30 दिन में आपको पूरा सिलेबस पढ़ के जाना है।
आप क्या कर रहे हो, ये प्रयोग कर रहे हो कि क्या मैं एचटेट का पेपर अच्छे से दे पाऊंगा, अपना पेपर अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा। ये आपका एक्सपेरिमेंट चल रहा है, आप प्रयोग कर रहे हो। कंट्रोल्ड सिचुएशन आपके 30 दिन कंट्रोल्ड सिचुएशन का काम कर रही है, और इस कंट्रोल्ड सिचुएशन को जो कंट्रोल करके अच्छा पढ़ के पेपर दे पाया, वो प्रयोग बहुत अच्छा हो गया कि उसका एचटेट का एग्जाम क्लियर हो गया। तो यही बात है, इनडायरेक्ट वे से पूछी गई है। 20 का आंसर है बच्चों डी। दो बच्चे एक ही साल वर्ष के एक महीने में पैदा हुए, उनमें से कौन सी समानता होनी आवश्यक है। देखो आप, एक दो बच्चे हैं, मतलब एक ही साल में पैदा हुए, मतलब मान लो 2024 में पैदा हुए, मान लो एक ही महीने में, मान लो फैब के महीने में पैदा हुए, तो दोनों फैब के महीने में पैदा हुए, तो उनमें से कौन सी समानता होनी आवश्यक है। ये इस टाइप के क्वेश्चन है ना, पीजीटी लेवल पे थोड़ा सा आपका आईक्यू देखने के लिए पेपर में देंगे, ठीक है। थोड़ा सा आराम से समझते चलो, जिस भी बच्चे को थोड़ा क्वेश्चंस को सोल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, उन बच्चों को डरना नहीं है। 2-3 दिन में आप इन चीजों को, इस टाइप की लैंग्वेज पढ़ने के लिए इतने हैबिचुअल हो जाओगे कि आप पेपर में ना डरोगे, और यहाँ पे ही मेरे साथ साथ करते हुए आप खुद फटाफट आंसर बता पाओगे। हैबिचुअल आराम से हो जाओगे, बस 2-3 दिन लगातार पढ़ते रहना है। ऐसा मत कर देना कि स्टेटमेंट देख के कि समझ ही नहीं आ रहा, कुछ क्लास छोड़ देते हैं। आपने क्लास छोड़ दिया तो पेपर भी छूट जाएगा। आप ऐसा मत करना। आप बच्चों लगातार मेरे साथ ऐसे ही पढ़ते रहना, जैसे मैं पढ़ाती चल रही हूँ आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगी, बहुत काम की चीजें बता रही हूँ। आपको पजल नहीं होना, मुझे भी पता है कहाँ किस टाइप का क्वेश्चन बच्चे को समझाना है। मैं जानबूझ के इस टाइप के क्वेश्चन लेके आई हुई हूँ। मैं इजी भी लेके आ सकती हूँ, अच्छे खासे व्यूज आएंगे, अच्छे खासे सब्सक्राइब, नहीं, मैं आपको रियलिटी से रूबरू करवा रही हूँ। मुझे ऐसी जरूरत है नहीं। मैं चाहती हूँ कि बच्चा जो कंटेंट पढ़े, चाहे थोड़ा पढ़ ले, बट एग्जाम ओरिएंटेड पढ़े, बेवजह की बकवास चीजें ना पढ़े। देखो, दो बच्चे एक ही साल में एक महीने में पैदा में कौन सी समानता होनी आवश्यक है। क्या मानसिक आयु सेम होगी, क्या वास्तविक आयु सेम होगी। देखो बिल्कुल साफ पता लगने लग रहा है। क्या बुद्धि लब्धि सेम होगी, क्या परिपक्वता की मात्रा सेम होगी, बताओ आप। देखो कितने इस टाइप के क्वेश्चन है ना, आप एलिमिनेशन मेथड से करना कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आंसर बिल्कुल सही आपके सामने। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। दो बच्चे हैं एक ही साल के, बिल्कुल एक ही वर्ष के, अभी बताया है। मान लो दो बच्चे हैं 2024 के हैं और सेम महीने में बर्थ हुआ है, मान लो कि फरवरी में ही जन्म हुआ है, ठीक है, मान लिया हमने। तो कौन सी समानता होनी उनमें आवश्यक है। मानसिक आयु, क्या उनकी मानसिक आयु सेम होगी। आप एक बात बताओ, मान लो अभी वही एग्जाम्पल फिर से उठा लो, एक अच्छे फैमिली में बिलोंग करने वाला बच्चा पैदा हुआ और एक भिखारी का बच्चा हो गया, क्या उनका मेंटल लेवल सेम होगा। देखो जब पैदा हुए हो सकता है उनका मेंटल लेवल सेम हो, लेकिन जो चीजें सिखाई जाती है ना, जो डिफरेंस सिखाई जाती है कि उनके घर में ऐसा माहौल होगा तो बच्चा सीखेगा, 1 साल का बच्चा और उनके घर में होगा तो क्या बच्चे में फर्क नहीं दिखता, बिल्कुल साफ दिखता है। तो चाहे सेम पैदा हुए, उनकी मानसिक आयु सेम नहीं होगी, क्योंकि आपकी मानसिक आयु के लिए, सीखने के लिए बहुत सारी चीजें आपके एनवायरनमेंट की भी मैटर करती हैं। तो मानसिक आयु इसलिए नहीं होगा। वास्तविक आयु देखते हैं, बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि बिल्कुल नहीं। आप हम देखते हैं हर इंसान में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। एक ही पेरेंट्स के दो बच्चे पैदा हुए, एक में बुद्धि कम है, एक में बुद्धि ज्यादा है। सेम एज के दो बच्चे पैदा हो गए, एक दिन किसी पड़ोस के हो गया, किसी आपके हो गया, हो सकता आपका बच्चा कमजोर या हो सकता उनका बच्चा कमजोर हो। क्या बिल्कुल सेम डे पैदा हुए उनका सेम आईक्यू होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपके सामने आपने देखने को मिलता भी होगा। परिपक्वता की मात्रा, मैच्योरिटी की मात्रा इस बात पे डिपेंड नहीं करती, मैच्योरिटी करती है आपके एक्सपीरियंसेस से। जिसको जितने ज्यादा एक्सपीरियंसेस होते हैं उनका मैच्योरिटी लेवल बहुत ज्यादा होता है। हम डेली लाइफ में देखते भी हैं, मान लो कोई लड़का है और जिसके फादर बहुत छोटी सी एज में एक्सपायर हो गए, तो उस बच्चे को आप देखना उसका मैच्योरिटी लेवल। और एक बच्चा ऐसा है जिसको सारी फैसिलिटीज मिल रही है, जिसको पता ही नहीं है कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से क्या आ रहा है, खाने पीने की कितना क्या कुछ लग रहा है, वो सिर्फ खा रहा है, एंजॉय कर रहा है। तो क्या मैच्योरिटी लेवल, जिसके फादर एक्सपायर हो गए थे उस बच्चे के पास एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं होगी, उसके पास मैच्योरिटी ज्यादा नहीं होगी? होंगी। तो डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन वास्तविक आयु रियल बिल्कुल वही है। वही उनकी क्या है, क्रोनिकल, जो मेंटल लेवल डिवाइडेड बाय क्रोनिकल नहीं लिखते, यही वो वास्तविक आयु है। वास्तविक आयु है उन दोनों की सेम, और चीज कुछ भी सेम नहीं है, क्योंकि हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। वास्तविक आयु इसीलिए है क्योंकि दोनों लिखेंगे हम फरवरी के महीने में 2024 में पैदा हुए थे, ये उनकी वास्तविक आयु है। यही क्वेश्चन में
लिखा हुआ था। जिस बच्चे ने भी क्वेश्चन आराम से पढ़ा है ना, वो बच्चा आराम से, तभी कहती हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर ही आंसर छुपे होते हैं, बस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है, ठीक है। तो देखो 21 का आंसर है बच्चों बी। नेक्स्ट पे आते, देखो शिशु में निम्नांकित में से विकार किसकी प्रधानता होती है, मतलब जो नीचे चीजें लिखी है, निम्न नीचे लिखी हुई अंकित चीजें हैं, इनमें से एक बच्चे में किसकी प्रधानता होती है, बताओ आप। क्या सेल्फ लव होता है उनमें, सेल्फ एस्टीम भी बोल देते हैं, सेल्फ लव भी बोल देते हैं, खुद से प्यार करते हैं, छोटे बच्चे बिल्कुल करते हैं खुद से प्यार। आप उनकी कोई भी चीज, उन्होंने खाने की चीज ले रखी हो, हम कह देते हैं दे दो दे दो, उनके मन पे डिपेंड करता है वो हमें देंगे या नहीं। कई बार तो ध्यान आए तो बच्चा दे देता है, अदरवाइज कहता नहीं, यूं करता है कि मतलब मैं नहीं दूंगा। तो सेल्फ लव तो उनमें खुद में होता ही है, ठीक है। इसी सेल्फ लव को नेगेटिव वे में नार्सिज्म सिगमंड फ्रॉइड ने कहा है, ये वर्ड भी पूछा जाता है। नार्सिज्म वर्ड किसने दिया था, आप याद रखोगे, ये यहां से याद आ गई वो बात, सिगमंड फ्रॉइड, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया है। नार्सिज्म वर्ड किसने दिया है, आप याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, सिगमंड फ्रॉइड ने। और एक दिया था लिबिडो, लिबिडो शब्द भी सिगमंड फ्रॉइड ने दिया हुआ है। ये दोनों नेगेटिव वे में है, एनर्जी का, ठीक है। और नार्सिज्म खुद से प्रेम, स्व प्रेम, ये नार्सिज्म वर्ड भी सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। सिगमंड फ्रॉइड ने हर चीज को सेक्सुअली जोड़ा है। एक छोटा बच्चा भी, जब हम सिगमंड फ्रॉइड का साइको एनालिसिस, साइको एनालिटिक या साइको सेक्सुअल थ्योरी पढ़ते हैं ना, उसमें बच्चे को लिए बताई है ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज, ये जितनी स्टेज बताई है ना, उनमें हर चीज को एक्सप्लेन जो सिगमंड फ्रॉइड ने किया है ना, उसको सेक्सुअली किया है। एक छोटा बच्चा होता है, वो अंगूठे को चूसता है, उसको भी नेगेटिव वे में सिगमंड फ्रॉइड ने बताया है। लेकिन हमें पेपर में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हमारे पेपर में एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं सिगमंड फ्रॉइड के, तो यही इसीलिए बता दी, मेरे याद आ गया स्व प्रेम से। ये नार्सिज्म का मतलब भी स्व प्रेम ही होता है, खुद से प्रेम। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा है, आप याद रखोगे, सिगमंड फ्रॉइड ने कौन सी थ्योरी दी, साइको सेक्सुअल पूछ ले या साइको एनालिटिक पूछ ले, तो दोनों की दोनों ये नाम है ना, किसने दिए, सिगमंड फ्रॉइड ने। इनकी 5 स्टेजेस मैंने पढ़ा रखी है, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, ये सारी स्टेज पढ़ा रखी है मैंने, पढ़ लेना, इनकी एज भी पढ़ लेना, क्योंकि ये पेपर में आती है, सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिसिस या साइको सेक्सुअल थ्योरी। और ये लिबिडो शब्द है ना, लिबिडो एनर्जी से संबंधित यौन ऊर्जा, ये भी सिगमंड फ्रॉइड ने ही वर्ड दिया था। लिबिडो वर्ड किसने दिया, पेपर में आता, आप याद रखोगे, सिगमंड फ्रॉइड ने दिया। नार्सिज्म वर्ड किसने दिया, आप याद रखोगे, सिगमंड फ्रॉइड ने दिया। तो दोनों आपको याद रखने, ठीक है। देखो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। शिशु में निम्नलिखित में से किसकी प्रधानता होती है, क्या सेल्फ लव करते हैं, क्या अनुकरण करते हैं, अनुकरण मतलब इमिटेशन करते हैं, बिल्कुल इमिटेशन करते हैं बच्चे। जब आप बच्चे को कोई भी चीज देते हो या हंसते हो तो वो हंसने लग जाता है, देख के हम क्लैपिंग करते हैं तो बच्चा क्लैपिंग करने लग जाता है। यही बच्चे की क्या होती है, अनुकरण होती, इमिटेशन मतलब बच्चा आपा ने जैसी हरकतें उस बच्चे ने वैसी ही की, वैसी ही एक्सप्रेशन दिए, इसी को हम बोलते हैं अनुकरण। क्या कल्पनाशीलता होती है, क्या उपयुक्त सभी, क्या छोटे बच्चे कल्पना कर पाते हैं, बताओ आप। हम बात कर रहे हैं शिशु की। मैंने अभी सबसे पहले ऑप्शन में बताया कि सेल्फ लव, आत्म प्रेम होता है। बच्चे के पास कोई भी चीज है, वो अपने को नहीं देता, वो खुद से ही प्यार करता है कि इस चीज को मैं यूज करूंगा। जो बच्चे टॉयज खेल रहे होते हैं, पड़ोसियों का बच्चा आ गया, कहती है मम्मा की बेटा उसको दे दो, कहेगा नहीं देता, ये तो मेरे खिलौने हैं, इसका मतलब उसको अपनी चीजों से खुद से प्यार है। ये तो होता है छोटे बच्चे में, तो ये बिल्कुल सही बात है। पूछा गया किसकी प्रधानता होती है, सेल्फ लव होता है। और नार्सिज्म जिसे हम बोलते हैं स्व प्रेम, ये सिगमंड फ्रॉइड ने वर्ड दिया था, बच्चे के लिए ही दिया था। ऐसा बच्चे करते हैं, आत्म प्रेम, खुद से प्यार होता है, ये वो जानते नहीं है कि भाई हाँ हमें प्यार करना चाहिए खुद, ये सब बातें नहीं जानते। वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, उनमें स्वार्थ भी नहीं होता, वो बस जानते हैं कि हमें मेरी चीज है, वो लेना देना बाहर की सोशल सोसाइटी से वो कुछ नहीं सीखे होते उस टाइम तक। वो सिर्फ इतना जानते कि मेरी चीज है, मैं क्यों दूं, इससे आगे बच्चा कुछ नहीं जानता। अनुकरण से अभी बताया था, इमिटेशन से बच्चा सीखता है, कल्पनाशीलता से बच्चा, कल्पनाशीलता होती है बच्चे में। इमेजिनेशन कैसे होती है, देखा होगा, छोटा बच्चा होता है कि मम्मा देखो ये मेरी हवाई जहाज उड़ रही है, जबकि वो पेज, एक छोटे छोटे ये पेजेस होते हैं, कागज होते हैं, इनके हवाई जहाज उड़ा रहे होते हैं, तो उनकी इमेजिनेशन ही चल रही होती है, क्या रियलिटी में हवाई जहाज थोड़े ना उड़ रही है, तो वो उनकी इमेजिनेशन चल रही होती है। तो बच्चे कल्पनाशीलता होती है। तो उपयुक्त सभी, इस टाइप से क्वेश्चन आए तो आपको टिक करना है क्या, उपयुक्त सभी, ठीक है। 22 का आंसर है डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
शिशु अपनी तथा अपने संसार की अधिकांश बातें खेल के द्वारा सीखता है, यह किसने कहा? अपनी तथा अपने संसार की अधिकांश बातें खेल के द्वारा सीखता है, यह कथन किसके हैं? जैसे सीखने विकास एक लगातार सीखने वाली प्रक्रिया, वो स्किनर की थी। ऐसे ही एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ गई। आप बताओ 23 का आंसर क्या होगा? ये दी थी स्टैंग ने। किसने दी थी? स्टैंग ने दी थी। आप याद रखोगे, सिर्फ रटने वाली चीज है। कुछ डेफिनेशंस आपको रट के जानी पड़ेंगी पेपर में। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोटर डेवलपमेंट से आशय होता है, देखो आप बच्चों एक बात याद रखनी है, कुछ स्किल्स है, ठीक है। 2 स्किल्स आप सुनो एक बार ध्यान से, पेपर में आती है। मोटर से मुझे याद आ गया, स्किल्स होती हैं हमारी बॉडी की, एक होती है मोटर, एक होती है फाइन। जब छोटा बच्चा होता है तो उसकी मोटर स्किल्स ज्यादा काम करती हैं। और देखो मोटर स्किल्स कैसे काम करती हैं हमारी, जैसे हम जब किसी चीज को करने के लिए पूरी बॉडी का यूज करते हैं ना, उसे हम बोलते हैं बच्चों मोटर स्किल। क्या बोलते हैं? मोटर स्किल्स। कैसे मोटर स्किल्स कैसे काम की? जैसे आपने कोई खेती का काम कर रहे हो, खेती में आपको कुछ हल जोतना है, आपके पास बैल है, लेकिन आप खुद भी कई बार कस्सी वगैरह से काम कर रहे होते हो, जैसे खुदाई कर रहे होते हो या फिर खेत में कटाई कर रहे होते हो, तो आपके हाथ का पूरा हाथ लगता है उसमें, आप पूरी बॉडी लगती है आपकी, तो वो होती है मोटर स्किल। मतलब पूरी बॉडी फिजिकल पूरा हो रहा हो आपकी बॉडी का काम, उसे बोलते हैं मोटर स्किल्स। ये आपके पेपर में आती है, ये याद रखनी है, ठीक है। और एक होती है फाइन स्किल्स। हमारी स्किल्स होती है 2 टाइप की, मोटर और फाइन। इससे पेपर में हर बारी क्वेश्चन आता है, इसलिए यहां से देख के याद आ गया, इसको सुन लो। फाइन स्किल्स क्या होते हैं? जिनसे हम बारीकी से काम करते हैं। फाइन स्किल मतलब जब हम पेंसिल से लिखते हैं तो हमारी छोटी छोटी उंगलियों का बस दो हिस्से ये काम कर रहे हैं, हमारी पूरी बॉडी का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा, हम सिर्फ ऐसे लिख रहे हैं, तो वो फाइन मोटर स्किल काम कर रही है। जब मेहंदी लगाते हैं तो फाइन मोटर स्किल काम करती है। जब ड्राइंग करते हैं फाइन मोटर करती है। कोई भी एक जो है ना, ड्राइंग का हो गया, पेंटिंग का हो गया, इस टाइप के जो बारीक काम होंगे ना, उसमें हमारी यूज होती है फाइन मोटर स्किल। और ये जो पूरी बॉडी चीज होती है इसको बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। क्या बोलते हैं? ग्रॉस मोटर स्किल्स। और ये होती है फाइन मोटर स्किल्स। तो याद रखनी है ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर में डिफरेंस क्या है। जब पूरी बॉडी यूज हो रही है तो ग्रॉस, और जैसे जैसे बड़े होके हम ड्राइंग, पेंटिंग या लिखना ये सब चीज सीख लेते हैं, वो होती है हमारी फाइन मोटर स्किल। तो दोनों स्किल ये याद रखना पेपर में। और एक आती है हमारी कैसे काम करती है हमारी LSRW। सबसे पहले कोई भी स्किल के लिए हम लिसन करते हैं। लिसन मतलब सुनते हैं, फिर हम सुन के बोलते हैं, फिर हम पढ़ना सीखते हैं, और फिर हम लिखना सीखते हैं। LSRW भी स्किल आपको याद रखनी है, लिसन, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन पे। मोटर डेवलपमेंट से आशय क्या है? मोटर डेवलपमेंट अभी बताया है मैंने, मोटर ग्रोस मोटर का काम बताया है मैंने। मोटर का मतलब क्या हुआ? ग्रोस मोटर आपकी पूरी बॉडी काम कर रही है, ग्रोस मोटर। फाइन मोटर में आपकी हाथों की बारीक, जैसे आईलाइनर लगाना बारीक काम है, आईज में आईलाइनर लगाना, तो फाइन मोटर है। ऐसे छोटे छोटे जो बारीक काम है ना, वो फाइन में आते हैं। और पूरी बॉडी जब आ रही है, बॉडी तो इसमें भी आ रही है, क्या हमारा हाथ बॉडी का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये बारीक काम है, और ये ऑल ओवर पूरी बॉडी फिजिकल वर्क चल रहा है जब इससे चलता है। तो पूछा गया है मोटर डेवलपमेंट से आशय है, पढ़ो। क्या बच्चे का संवेगात्मक विकास, बच्चे का मानसिक विकास, बच्चे का शारीरिक या बच्चे का सामाजिक, या बच्चे का शक्ति जागती और मांसपेशीय विकास? बहुत इजी क्वेश्चन है, बताओ। देखो मोटर डेवलपमेंट मतलब अभी मैंने इनडायरेक्ट वे से यहां से समझा भी दिया है। जब आपकी फिजिकल काम होता है तो वो क्या होता है? मोटर डेवलपमेंट होती है। गद्यात्मक गामक विकास, मोटर का संबंध ही आपके शरीर से काम करवाना है। आपका शरीर काम कर रहा है, आपका दिमाग, इमोशंस काम नहीं कर रहे, संवेगात्मक नहीं कर रहा, मानसिक नहीं कर रहा। मोटर अभी जो बताया मैंने पूरी बॉडी का, तो वो यही तो बताया है। बच्चे की शक्ति, गति, मांसपेशियां, विकास, इन सब का काम होता है मोटर में। जब भी आपकी मोटर डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी कुछ भी बात पूछ ले, आप उसकी फिजिकल की तरफ जाओगे बच्चे की किसी भी चीज से। तो जब मोटर डेवलपमेंट है, उसका बच्चे की शक्ति, गति और मांसपेशियों विकास से संबंध है, सामाजिक विकास से भी नहीं है। क्योंकि अभी मैंने बताई स्किल होती है ग्रोस मोटर, फाइन मोटर। हमारी दोनों चीजों में कोई बारीक चीजें काम कर रही है हमारी बॉडी की, कोई पूरी बॉडी काम कर रही है, लेकिन काम तो हमारी बॉडी ही कर रही है ना। तो इसीलिए मोटर का संबंध पता लग गया होगा अब किससे होता है, ठीक है। तो 24 का आंसर है बच्चों सी। आते 25 क्वेश्चन पे। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसका है? ये कथन वाले तो भाई रट लेना आप। यह है हरलोक का। किसका है? हरलोक का।
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इतना डिटेल में करा दिया है, जो बच्चे इस टॉपिक को करके जो दोनों क्लासेस देख के जाएंगे उनको कितना ही टफ क्वेश्चन आ जाना, चाहे पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी में फिर भी जी आते, जिसमें भी जिस टाइप का पेपर में क्वेश्चन आएगा आराम से कर पाओगे। गर्भावस्था से परिपक्वता तक होने वाले भौतिक परिवर्तनों को कहा जाता है, देखो परिपक्वता तक मतलब 18 ईयर्स तक, और कहां से, गर्भावस्था से परिपक्वता तक होने वाले भौतिक परिवर्तनों को क्या कहोगे आप बताओ। मैंने बहुत बार आपको बताया है, कितनी बारी पता नहीं कितना, डेवलपमेंट हमारा कैसे होता है, वोम टू टूम तक होता है, गर्भावस्था से हमारा विकास होना शुरू हो जाता है, और पूछा भी यही गया है गर्भावस्था से। और परिपक्वता का मतलब मैच्योरिटी, मैच्योरिटी आपके विकास से ही होती है। बहुत बच्चे देखे होते हैं पूरी ग्रोथ हो जाती है और हम कहते हैं इसमें मैच्योरिटी नहीं आई है, तो जरूरी नहीं है ग्रोथ में, ग्रोथ हो रही है तो उसकी मैच्योरिटी भी हो रही होगी, नहीं। जब मैच्योरिटी की बात आती है उसका संबंध विकास से होता है हमेशा। तो ये किससे संबंध हुआ, विकास से, गर्भावस्था से परिपक्वता। वोम टू टूम बताती भी हूं, विकास कैसे चलता है, वोम टू टूम मतलब माँ के गर्भ से लेके कब्र तक हमारा लाइफ टाइम विकास होता रहता है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इस तरीके से करने हैं आपको। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, कितनी इजी बात बता रखी है। बाल मनोविज्ञान आपके पेपर में सबसे पहले यही लिखा आएगा। और बाल मनोविज्ञान के बारे में सबसे पहले किसने अध्ययन किया था, स्टेनले हॉल ने, ये भी आप याद रखोगे, स्टेनले हॉल, ठीक है। इसके बारे में किसने अध्ययन किया था सबसे पहले, स्टेनले हॉल ने। मनोविज्ञान हमारा क्या है, व्यवहार का विज्ञान। इस व्यवहार को विज्ञान में, शिक्षा में लाने का श्रेय जाता है थॉर्नडाइक को। सबसे पहले था आत्मा का विज्ञान, फिर था मन का विज्ञान, फिर था चेतना का विज्ञान, और फिर था व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार के विज्ञान में सारी चीजें समाहित थी, आत्मा भी थी, मन भी थी, चेतना भी थी, सारी चीजें किसके अंदर आई, व्यवहार के विज्ञान के अंतर्गत। व्यवहार के पूछे जाते हैं विज्ञान, व्यवहार के पिता कौन है, तो जब जब ये बातें आती हैं तो जितने साइकोलॉजिस्ट है ना, जैसे स्कीनर है, ये व्यवहार के बारे में सभी ने बताया है। स्कीनर हो गया, थॉर्नडाइक हो गया, ये विलियम वुंट हो गया, ये सॉरी विलियम वुंट तो चेतना का विज्ञान बताया था, क्लार्क हल को, जितने अपडेटेड हम साइकोलॉजिस्ट पढ़ते हैं उन सभी ने व्यवहार का विज्ञान बताया है, मनोविज्ञान को। क्वेश्चन ये है, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है क्या गर्भाकालीन से व्यवस्था से परिपक्वता तक का अध्ययन करते हैं, क्या बाल्यावस्था से अविश्वास तक, बालक की मानसिक अवस्थाओं का, बालक के शिक्षण विधियों का। बताओ कितना आराम से पता लग रहा है, बाल बच्चा मन के विज्ञान का। तो क्या आप करोगे इसमें बताओ। बाल मनोविज्ञान है ना, आप जब से आपने पैदा हुए या जब से पैदा होने वाले हो, गर्भावस्था से जब तक मेच्योरिटी लेवल आता ना, हर चीज का अध्ययन करता है क्या, बाल मनोविज्ञान। तो गर्भकालीन अवस्था से मेच्योरिटी तक का क्या कौन अध्ययन करता है, बाल मनोविज्ञान। मानसिक अवस्थाओं का सिर्फ मेंटल लेवल का नहीं करता, खाली शिक्षण विधियों का कोई रोल ही नहीं है, बाल अविश्वास तक नहीं, गर्भा परिपक्वता तक सारी चीजें, सारे व्यवहार को बाल मनोविज्ञान में ही देखते हैं। देखो बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से प्रारंभ से किशोरावस्था करता है। उपयुक्त किस परिभाषा किस विद्वान ने की है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत बार एग्जाम में आई है। बताओ 28 क्वेश्चन याद रखना है। क्रू एंड क्रू ने कहा था क्या, मनोविज्ञान विज्ञान अध्ययन जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से लेकर किशोरावस्था तक करता है, ये किसने कहा था, क्रू एम क्रू ने कहा था। 17वीं शताब्दी में विद्वान ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना तथा बालकों के लिए 2 पुस्तकों की रचना की थी। स्कूल ऑफ इन्फेंसी, बताओ 17वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है, 1600 समथिंग में। याद रखना कोमेनियस ने, रटने की बातें हैं कई तो भाई। नेक्स्ट देखो, 19वीं शताब्दी में अमेरिका ने चले बाल अध्ययन आंदोलन के जनक माने जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, बाल अध्ययन आंदोलन के जनक किसको माना जाता है। अभी मैंने बताया भी था आपको, थोड़ी देर पहले ही बताया है मैंने, बाल मनोविज्ञान, बाल अध्ययन, बाल मनोविज्ञान के बारे में। मनोविज्ञान बालक जो पैदा होता है उसे लेकर किशोरावस्था तक का बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किसने बताया है, स्टेनले हॉल ने बताया। ठीक है, अब देखो पेडागोजिकल सेमिनरी नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया। ये इस टाइप के क्वेश्चन पीआरटी लेवल पे आएंगे।
एक दो क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा। पेडागोजिकली सेमिनरी किसने, बताओ। पेडागोजिकल, जब बच्चे की बात आ जाए ना, पेडागोजिकल मतलब उसका शास्त्र, ठीक है, तो ये किसने बताई हैं? ये सब स्टेनले होल की बातें हैं, बाल मनोविज्ञान की, उसकी पेडागोजी की, उसके इंटरनली क्या क्या चीजें, सब स्टेनले होल की है। अपराधियों को सुधारने के लिए 1887 में प्रथम बाल गृह की स्थापना की कहां की गई थी? अपराधियों को सुधारने के लिए एक और भी आपको याद रखना है, 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में विलियम वोंट ने लिप्जिंग शहर में विलियम वोंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली थी। तो आप याद रखोगे 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, और वास्तविक मनोविज्ञान के पिता भी इन्हीं को कहा जाता है, विलियम वुंट को। ये आपको दो चार बातें याद रखनी है। और प्रथम बाल गृह की स्थापना कहाँ की थी, ये बताओ आप, याद रखना इसको। अपराधियों को सुधारने के लिए प्रथम बाल गृह की स्थापना की गई थी न्यूयॉर्क में। जैसे बाल मनोविज्ञान से जब भी क्वेश्चन आ जाए, आपको याद रखना है स्टेनले हॉल, बाल गृह के लिए आपको जगह याद रखनी है न्यूयॉर्क। इस टाइप के क्वेश्चन आप याद रखोगे। जैसे विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, वो भी आप याद रखोगे। विकास वो स्किनर की थी, जैसे विकास शुरू हुआ बाल्यावस्था, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक चलने वाली ये डेफिनेशंस है, ये आप क्रो की है, इस टाइप की याद रखनी है आपको, कुछ फैक्ट्स हैं। बाल मनोविज्ञान का प्रारंभ लगभग कब से शुरू हुआ था? बाल मनोविज्ञान, भारत की जब बात पूछी जा रही है तो भाई हम उससे पहले कैसे गए, भारत तो आजाद ही 1947 में हुआ था, तो यहीं से शुरू हुई थी। मानव व्यवहारों के अध्ययन के लिए बाल मनोविज्ञान विषय के लिए किस उपागम का अध्ययन किया जाता है, बताओ आप। मानव के व्यवहारों का अध्ययन करना, उसके बाल मनोविज्ञान के विषय में किस उपागम का अध्ययन करोगे? क्या व्यक्तित्व संबंधित उपागम होंगे, क्या दैहिक या प्रयोगात्मक, या सभी? जब मानव का व्यवहार का, जब आपको कुछ भी जानना है ना, आप उसके लिए व्यक्तित्व संबंधी उपागम करोगे, क्योंकि आप एक व्यक्ति के लिए जान रहे हो, आप दैहिक प्रयोगात्मक नहीं है इसमें, आप मानव के व्यवहार जान रहे हो। मानव का व्यवहार जानने के लिए आप बहुत सारे लोगों को बिठा के नहीं कर सकते, आप मानव व्यवहार हर एक व्यक्ति का अलग अलग करोगे। ये हमेशा बात ध्यान रखनी है आपको, कैसा ही पेपर में आ जाए। अंतर्गत बालकों की उम्र मानी जाती है, अभी बताया था, शैशवावस्था की होती है जन्म से 2 वर्ष तक। देखो ये आ गया क्वेश्चन, जन्म से 2 सप्ताह नहीं, 2 वर्ष से 11 वर्ष नहीं बच्चों, देखो 2 से 11 वर्ष अभी बताया था, ये होती है बाल्यावस्था की एज। क्या होती है? बाल्यावस्था की। ये जितने फैक्ट्स बताए हैं ना, ये सभी याद करके जाओगे। कहीं सोचो बोरिंग सी क्लास थी और हम क्लास को छोड़ दें, नहीं, ये आपके लिए सारी काम की चीजें हैं। जन्म से 2 माह नहीं होगा बच्चों, तो आंसर होगा 35 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की उम्र मानी जाती, वही फिर से आ गया क्या? हाँ अलग है, देखो 2 सप्ताह से 2 वर्ष, 2 सप्ताह से 2 माह, 2 वर्ष से 11, 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष। बताओ, ये अलग क्वेश्चन है। अभी बताया था मैंने बाल्यावस्था की, 2 वर्ष से 11, 12 वर्ष तक ये होती है बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था को भी डिवाइड किया गया, कैटेगराइज किया गया है, प्री चाइल्डहुड और पोस्ट चाइल्डहुड। प्री चाइल्डहुड है 2 to 6 ईयर्स और पोस्ट चाइल्डहुड है 6 to 12 ईयर्स। ये आपको दोनों बातें याद रखनी है। तो बच्चों 36 का आंसर है सी। मिलान कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आता है, ये ग्रोथ का टॉपिक है कि बच्चे की ग्रोथ कैसे होती है, मिलान करना है। बताओ आप। जो जर्मिनेकल पीरियड होता है ना, ये वाला 24 सप्ताह से जन्म तक होता है। कहां होता है? 24 सप्ताह से जन्म तक होता है। एम्ब्रोयरी नाम से ही पता लग रहा है, मतलब भ्रूण से। तो कि क्या हो जाएगा इसका? 2 सप्ताह से 24 सप्ताह। और पीरियड ऑफ फीटस, फीटस होता है गर्भ धारण से
2 सप्ताह तक। क्या होता है? फीटस गर्भ धारण से 2 सप्ताह तक, और एम्ब्रियो होता है 2 सप्ताह से 24 सप्ताह तक। हम ऐसे कहते नहीं है। अभी तो फीटस मतलब इंटरनली फीटस में तो पीरियड ऑफ फीटस होता है ना, जब गर्भ धारण हो गया, मतलब बच्चा, एक लेडी प्रेग्नेंट हो गई, ये लगा लो। तो वो 2 महीने का जो टाइम पीरियड होगा ना, जब प्रेगनेंसी से लेके 2 महीने तक, उसको बोलते हैं हम फीटस। क्या बोलते हैं? फीटस। एम्ब्रोयनी मतलब वो होता है कहाँ तक? 24 सप्ताह तक, कुछ महीनों तक रहता है वो, तो उसे बोलते हैं 2 सप्ताह से 24 सप्ताह। और जर्मिनल भी बोल देते हैं इसको, 24 सप्ताह से जन्म तक। तो ये होता है बच्चों। तो एक का आंसर है 3। कहाँ? एक का आंसर 3 ये रहा, और 2 का आंसर है 2। 2 का यही आंसर ऑप्शन हो गया बच्चों। ये आपको कुछ टर्म है ये याद रखनी है, ये पीआरटी लेवल पे कुछ ज्यादा पूछी जाती है इस टाइप की टर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अर्ली चाइल्डहुड एडोलसेंस में बालक की उम्र मानी जाती है। अर्ली चाइल्डहुड एडोलसेंस में, चाइल्डहुड नहीं, एडोलसेंस की तो सभी को पता ही है, 12 से 18 वर्ष तक होगी, 18 से 21 नहीं होती। इसमें एडोलसेंस में बच्चा नहीं, अडल्टहुड में चला जाता है। 2 से 12 वर्ष चाइल्डहुड की होती है, 2 सप्ताह से 2 वर्ष कोई होती ही नहीं है। तो बच्चों 38 का आंसर है सी। अब देखो, एल करमाइकल के अनुसार बाल मनोविज्ञान की समस्या है। क्या समस्या है? विकासशील मानव की मौलिक प्रक्रियाएं हैं, बालक का वातावरण पर प्रभाव, वातावरण का बालक पर प्रभाव। कभी बालक का वातावरण पे प्रभाव नहीं पड़ता। एक बालक की वजह से कभी एनवायरनमेंट चेंज हो, ऐसा नहीं होता। तो वातावरण का बालक पे प्रभाव जरूर पड़ता है। तो बताओ क्या समस्या हो सकती है? अच्छा, समस्या पूछी गई है, समस्याएं बिल्कुल है। वातावरण, विकासशील मानव की मौलिक प्रक्रियाएं हैं, ये एक समस्या है, क्योंकि कई बार विकास जैसा एनवायरनमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग गलत भी हो जाता है। ये होता है, समस्या पूछी गई है, इसका ध्यान रखना। जैसे मैंने गड़बड़ कर रही हूं मैं। बालक का वातावरण पर प्रभाव पड़ सकता है, बालक पर वातावरण का प्रभाव ये पड़ सकता है। वातावरण अगर गंदा हुआ तो बालक का जो ऑल ओवर डेवलपमेंट है वो भी बेकार हो सकती है। वातावरण का भी बालक पर प्रभाव पड़े, उपयुक्त सभी होगा भाई इसमें, क्योंकि इसमें पूछी गई है समस्याएं। जब आपको छोटी सी भी नेगेटिव बात लगे तो आप ऑल की साइड चले जाना, क्योंकि सारी समस्याएं हो सकती हैं। आप अपने वे में लेके सोचना इस बात को, तब देखना प्रयुक्त सभी आएगा इसका आंसर। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत अध्ययन की जाने वाली समस्या है। क्या समस्या है? विकास समान मानव की मूलभूत यांत्रिक और गतिशीलता का अध्ययन करता है। अभिभावक बालक का संबंध, बताओ आप, या बाल्यकाल की रुचियां जाने वाली, बाल मनोविज्ञान विषय के क्षेत्र में अध्ययन की जाने वाली समस्याएं सारी ही हैं। बालक की रुचि भी बिल्कुल समस्या है। एक बालक की रुचि को जानना इतना आसान नहीं है। अभिभावक बालक के संबंध को जानना भी एक समस्या है। विकास मानव की, ये सारी ही समस्याएं हैं। ठीक है, तो ये आंसर होगा 40th का डी। तो ये थी बच्चों आज हमारी क्लास। और जिसमें बच्चे ने फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, जो फर्स्ट क्लास नहीं ली है, उसमें मैंने बहुत डिटेल में भी क्वेश्चन कराए हैं, जैसे आज कराए हैं, वो क्लास भी देख लेनी है और ये वाली क्लास भी देख लेनी है। 30 डेज और 30 टॉपिक्स। हम बिल्कुल अपना जो हार्ड चैलेंज है उसको बहुत आराम से चैलेंज को एक्सेप्ट करके पेपर में 30 में से 28 29 लाने की 100% हमारी कोशिश है। कोशिश नहीं है, हम ले ही आएंगे। बस लगातार ऐसे ही बच्चों क्लास लेते रहना। आज हमारा डे था सेकंड, और जब अगला टॉपिक आएगा वो आएगा इंटेलिजेंस से रिलेटेड, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या, ठीक है, उसमें से 4-5 क्वेश्चन बनते ही हैं। ऐसे ही आज मैंने क्वेश्चंस देखे होंगे, बहुत बच्चे इस क्लास को लेके बोर भी हुए होंगे। बोर नहीं होना, आपको एक एक क्वेश्चन याद करके जाना है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उठाया हुआ मैंने बहुत सोच समझ के। तो इस टाइप से आप लोग पढ़ते रहना। और जिसने सिलेबस करना है, सारा सिलेबस पीछे करा रखा है। जितनी थ्योरी, जितने मैंने प्रीवियस ईयर पेपर करा रही थी ना, उनमें मैंने बताया था ये वाली थ्योरी पढ़ जाना, ये वाली थ्योरी, ये वाली, तो सारी के सारी थ्योरी पढ़ के जानी है। पेपर जब सोल्व कराऊंगी, जब आप पेपर से आओगे, जब आप देखोगे, फिर मैं आपको कहूं भी कि ये बात मैंने आपको बताई थी, ये वाली बात मैंने आपको बताई थी, उस टाइम पे कहोगे कि मैम गलत होगा, वो बात बहुत ही गलत हो जाएगी बच्चों। तो आराम से सारी के सारे टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं। और जो भी बच्चे पेड क्लासेस किसी मैम की या
किसी भी जिसकी साइकोलॉजी की जो भी टीचर्स पढ़ाते, मैं पेड नहीं पढ़ाती। तो जो भी बच्चे वहां से फी पे नहीं कर सकते, जिसको पूरी साइकोलॉजी लेनी है, वो सारी क्लास देके पेपर में चले जाना, कोई फीस देने की जरूरत ही नहीं है किसी भी बच्चे को, ठीक है। मैं बता रही हूँ पूरा सिलेबस आराम से करा दूंगी, फी पे करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सारे टॉपिक्स कराए हैं, एक सीक्वेंस में टॉपिक कराए हैं। मैंने कोई बेवजह की कहीं कोई टाइम वेस्ट नहीं किया बच्चों का, क्योंकि ना आपके पास टाइम है बच्चा इतना वेस्ट करने के लिए, ना मेरे पास इतना टाइम है, ठीक है। तो बेवजह की बातें तो देखो हो नहीं सकती मेरे साथ। क्लास में मैं कम ही बातें करना पसंद करती हूँ। मैं जब पढ़ाने आई हूँ तो बस मैं पढ़ाऊं और आप आराम से पढ़ो, अपना मोटो सिर्फ एक ही है, ठीक है। और जो मैं हरियाणा जीके की क्लास ली हुई है, जहां पे भी मैंने मैराथन लिख रखा है ना बच्चों, उस क्लास को जरूर लेके जाना है, क्योंकि वो आपके लिए एचटेट का पेपर हो चाहे सीईटी का लिए, अब तो पास में बिल्कुल एचटेट आ गया है, तो एचटेट वाले को हर बच्चे को एक एक क्वेश्चन याद करके जाना है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं जाना। और सूरजकुंड मेले का और करंट का मैं बिल्कुल करा दूंगी, अभी है हमारे पास काफी टाइम है, आराम से कर लेंगे, ठीक है। और थ्योरी सारी देख लेना। और मैंने हरियाणा जीके की तीन क्लासेस तो नदियों पे ले रखी है। कल मैंने एक झीलों का बांध का टॉपिक किया करवाया था, उस टॉपिक को भी आप पेपर में करके जाओगे, क्योंकि नदियां, झीलें, बांध हमेशा क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। मेरी कोशिश है क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं पूरी हरियाणा जीके कवर करा दूं। और हमने साइकोलॉजी का तो सिलेबस भी कर रखा है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए बहुत अच्छा स्कोर हम लेके आएंगे। और ये थी आज की अपनी क्लास बच्चों। सभी को अपना चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ध्यान से सुनो। जो भी बच्चे क्लास देखते हैं जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करोगे और जरूर करोगे, ठीक है। ऐसे ही अगर आप नहीं करते रहे तो मैं क्लास पढ़ानी छोड़ दूंगी, मेरे लिए इतना जरूरी भी नहीं है क्लास। मैं अपनी ड्यूटी करूंगी, आराम से घर पे काम करके आराम से रेस्ट करूंगी। जब मैं आपके लिए इतना कर रही हूं तो क्या आप इतना भी नहीं कर सकते बच्चों? तो जो भी आपके छोटे भाई बहन पढ़ रहे हैं और जो हरियाणा में जो सीईटी आ रहा है, ग्रुप डी चाहे ग्रुप सी, उसकी तैयारी करना चाहते हैं, वो बच्चे जुड़ सकते हैं। अभी तो चलो मैं साइकोलॉजी करा रही हूँ, और धीरे धीरे जैसे ही सीईटी की डेट आएगी उस टाइम पे मैं स्टैटिक जीके हो गई या फिर या साइंस हो गई, ये सारे जिन बच्चों को साइंस मुश्किल लगती है, या करंट हो गई, ये सारी चीजें मैं आपको कराऊंगी। और 2 दिन में 15 नंबर की आपके हिंदी आएगी सीईटी में, 2 दिन में आपको पूरी हिंदी करवा के भेजूंगी। बस चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा। सीईटी में बहुत अच्छा स्कोर तो मैं अकेले ही करवा दूंगी, क्योंकि मैंने खुद ने भी इतने साल मेहनत की है, तो क्या मैं आपको नहीं पढ़ा सकती, ठीक है। तो ये थी बच्चों अपनी क्लास। चैनल को सभी सब्सक्राइब करोगे। आज मैं आपको सलाह नहीं दे रही कर लेना, नहीं, आज मैं आपके ऊपर प्रेशर दे रही हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। और ये थी हमारी क्लास। बोर नहीं होना, मैं सारे इंपॉर्टेंट क्लास में टॉपिक करा रही हूं, ऐसे ही डेली क्लास लेनी है, किसी बच्चे को कोई क्लास नहीं छोड़नी। थैंक यू बच्चों।